हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 29 दिसंबर 2021 के डेली पीआईबी एनालिसिस के साथ। चलिए आज का पहला आर्टिकल देखते हैं। 2021 गेम चेंजिंग ईयर रहा है टेक्सटाइल सेक्टर के लिए। कई सारे रिफॉर्म किए गए हैं। पूरा ईयर ओवरव्यू लेंगे हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। कल की जो पीआईबी होगी वो और भी बेहतर होगी, क्योंकि कई सारी मिनिस्ट्रीज़ ने अपना ईयर ओवरव्यू डाला है और कल मैं उसको ज़रूर लूँगा। देखिए, पीआईबी के साथ आपको डेली करंट अफेयर्स देखना चाहिए, इसलिए क्योंकि पीआईबी में जो छोटे आर्टिकल होते हैं उनको मैं डेली करंट अफेयर्स में ले लेता हूं। जैसे अटल रैंकिंग जारी की गई है इंस्टीट्यूट्स के लिए, उसको मैंने करंट अफेयर्स में ले लिया। हेल्दी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट, इसमें से जो बचा हुआ था वो मैंने करंट अफेयर्स में ले लिया। और वो मुश्किल से 17 से 18 मिनट की वीडियो होती है, मेरे ख्याल से आपको देखनी चाहिए, वरना कई सारी फैक्चुअल डिटेल्स आप मिस करते हैं। चलिए पहला देखते हैं। टेक्सटाइल मिनिस्ट्री जो कि गेम चेंजिंग ईयर कह रही है 2021 को, कैसे कह रही है, क्या बेसिक्स हैं इसके, देख लेते हैं। 2021 गेम चेंजिंग ईयर रहा है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। डोमेस्टिक टेक्सटाइल, इसके साथ साथ जो रिलेटेड प्रोडक्शन है वो $140 बिलियन का हुआ है, जिसमें से $40 बिलियन तो आपने एक्सपोर्ट करके कमाया है। तो जो डोमेस्टिक टेक्सटाइल प्रोडक्शन रहा है कितना हुआ है, $140 बिलियन। इसमें से जो ये 40 वाला है ना, ये तो एक्सपोर्ट के माध्यम से आ गया है। टेक्सटाइल या उससे रिलेटेड इंडस्ट्रीज की बात करें तो इंडिया की जीडीपी में 2019 के दौरान 2% का योगदान दिया है। कितना? 2% का। उसके अलावा जो मैन्युफैक्चरिंग में है वो 11% का योगदान है। तो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आता है, और आपको पता ही है एग्रीकल्चर सर्विस सेक्टर का सबसे ज़्यादा योगदान है इंडिया की जीडीपी में। फिर आता है मैन्युफैक्चरिंग और लास्ट में आता है आपका क्या, एग्रीकल्चर। तो 2% इंडिया की जीडीपी में टेक्सटाइल का योगदान है। अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी भी तरह से बात की जाए तो टेक्सटाइल सेक्टर 10.5 करोड़ लोगों के लिए जॉब क्रिएट करता है, 105 मिलियन लोगों के लिए। और एग्रीकल्चर के बाद सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है देश में टेक्सटाइल सेक्टर, यानी सबसे ज़्यादा जॉब होते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में। उसके बाद किस में होते हैं, टेक्सटाइल सेक्टर में। खास बात क्या है, एग्रीकल्चर में वुमेन इन्वॉल्वमेंट इतना नहीं होता है, लेकिन टेक्सटाइल में जो वर्कफोर्स होता है उसका 70% वुमेन होता है। क्यों? क्योंकि जो सिलाई मशीन होती है, आपने देखा होगा महिलाएं उस पर ज़्यादा काम करती हैं, धागा काटने का काम महिलाएं ज़्यादा करती हैं। तो वुमेन वर्कफोर्स का 70%, मतलब टोटल वर्कफोर्स का जो टेक्सटाइल सेक्टर में है उसका 70% वुमेन है। साथ ही साथ हैंडलूम में 73%। तो एक तरह से टेक्सटाइल जो है वो एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ वुमेन एम्प्लॉयमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2021 में कई सारे इनिशिएटिव लॉन्च किए जो कि स्पेशली टेक्सटाइल सेक्टर के लिए था। जैसे प्राइम मिनिस्टर मित्र पार्क लॉन्च किए गए। ये 5 वर्ष के लिए इस्टेब्लिश किए जा रहे थे इनिशियल तौर पे। प्रधानमंत्री मित्र पार्क स्कीम के लिए 4,445 करोड़ अनाउंस किए। कितने? 4,445 करोड़। प्रधानमंत्री मित्र पार्क के तहत टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा। सपोज करिए जहाँ पे कॉटन प्रोड्यूस हो रही है वहीं पर आपका एक टेक्सटाइल पार्क बना दिया गया। वहाँ से कॉटन यानी रॉ मटेरियल आ जाता है, फिर धागा वहीं पे बन जाता है, वहाँ से कपड़ों के लिए एक्सपोर्ट हो जाता है, देश के विभिन्न भागों में पहुँच जाता है। तो प्रधानमंत्री मित्र पार्क स्कीम एक क्लस्टर बेस्ड अप्रोच है जो कि टेक्सटाइल एरियाज में रखी जाएगी, और इसके लिए 5 वर्ष लिए गए हैं, यानी 5 वर्षों तक चलेगी। 4,445 करोड़ रुपए पूरे इसके लिए अमाउंट जो है आउटले किया गया है। प्रधानमंत्री मित्र पार्क स्कीम, ये 5F इसके कंपोनेंट हैं, यानी 5F पर फोकस करता है। 5F क्या है? फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन, फैशन टू फॉरेन। तो 5F कैसे हो गए? फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन, फॉरेन, ये हो गए 5F। आप देखिए किस हिसाब से ये फार्म मतलब खेत, फार्म से फैक्ट्री जा रही है, चीज़ पास में ही है क्योंकि मित्र पार्क है। तो फार्म से फैक्ट्री आ गया, फैक्ट्री से फैशन, फैशन क्या चल रहा है उसके हिसाब से कपड़े बनेंगे, और फैशन से फॉरेन यानी एक्सपोर्ट करने पर भी ध्यान दिया जाएगा। प्रधानमंत्री जो मित्र पार्क स्कीम है इस कोशिश में हमेशा रहेगी कि जो मित्र पार्क हैं वो इस्टेब्लिश किए जाएं टेक्सटाइल एरिया के आसपास की ही लोकेशन में। ऐसा नहीं कि लखनऊ में टेक्सटाइल का प्रोडक्शन नहीं होता है, बना दिए आपने मित्र पार्क, तो कैसे फिर यूज़ होगा? अगर आपको मित्र पार्क बनाने हैं तो गुजरात जैसे एरियाज़ में, महाराष्ट्र में, एमपी में, जहाँ पे प्रोड्यूस होता हो कॉटन या उससे रिलेटेड इंडस्ट्री हो, ठीक है। उसके अलावा टेक्सटाइल सेक्टर में प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम लॉन्च की गई। आप सभी को पता है जो बजट आया था हमारा 2020-21 का, उसमें प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम 13 सेक्टर के लिए लॉन्च की गई थी, 1.97 लाख करोड़ की। बाद में इसमें सेमीकंडक्टर भी शामिल कर दिया गया। 14 सेक्टर हो गए हैं
प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम में, और ये 1.97 जो करोड़ है, 1.97 लाख करोड़, इसमें 76,000 करोड़ 76,000 करोड़ और ऐड कर दीजिएगा क्योंकि 14 सेक्टर हो गए। फिलहाल आप इतना बेसिक से याद रखिए, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम अब 14 सेक्टर हैं और बेस ईयर है 2019-20। वापस आते हैं, देखिए टेक्सटाइल सेक्टर के लिए जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम है उसमें 5 वर्षों के लिए 10,683 करोड़ रुपए अप्रूव किए गए हैं। कितने? 10,683 करोड़ रुपए का इंसेंटिव देना है टेक्सटाइल सेक्टर में अगले 5 वर्षों में प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम के तहत। उसके अलावा ये आपकी लॉन्च की गई थी ROSCTL, पर्पस मतलब इसका मतलब क्या फुल फॉर्म, रिबेट ऑन स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस एंड लेवीज। टेक्सटाइल सेक्टर में जो सेंट्रल और स्टेट के टैक्सेस होते हैं उन पर रिबेट दी जाती है, तो इसके लिए स्कीम लॉन्च की मार्च 2024 तक की ये स्कीम है। ये ROSCTL स्कीम का पर्पस क्या है? एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस को बेहतर करना, ताकि हम टेक्सटाइल को एक्सपोर्ट कर सके। अब मैन्युफैक्चरिंग में अगर आपका जो है मैन्युफैक्चरिंग पे टैक्स कम लगेगा तो एक्सपोर्ट एफिशिएंसी आपकी बढ़ जाएगी। इसीलिए ROSCTL स्कीम लॉन्च की गई, 1 जनवरी 2022 से इफेक्ट में आ जाएगी, मार्च 2024 तक इस स्कीम को रन किया जाएगा। फिर पहले से एक टफ्स स्कीम चल रही थी, टफ्स टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम। ये एक क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम थी मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए या फिर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए। टफ्स को अमेंड कर दिया गया और इसका नाम हो गया टफ्स, यानी अमेंडेड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन एंड फंड स्कीम। ये जो टफ्स है ये जो है इसके लिए 51 यानी 5151 करोड़ रुपए अनाउंस किए गए हैं। आने वाले समय में ये इंप्लीमेंट की जाएगी। फ़ायदा ये है कि अगर आप टेक्सटाइल सेक्टर में मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं तो टफ्स के तहत आप क्या ले सकते हैं, क्रेडिट लोन ले सकते हैं और उस पर जो इंटरेस्ट लगेगा उस पर सब्सिडी मिलेगी, इवन हो सकता है प्रिंसिपल पे दे दें, वो भी अलग है। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन लॉन्च किया है रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए। समर्थ प्रोग्राम लॉन्च किया है जो कि एक प्लेसमेंट ओरिएंटेड प्रोग्राम है। समर्थ का पर्पस क्या है? ऑर्गेनाइज सेक्टर में प्लेसमेंट इंश्योर करना। कैसे? जो हमारे वीवर्स या आर्टिजन्स हैं उनका स्किल अपग्रेडेशन किया जाएगा समर्थ के तहत, और ऑर्गेनाइज जो हमारा संगठित क्षेत्र है उसमें उनको एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। बात करें इंडिया में टेक्सटाइल के तहत जो सिल्क आता है हमारा, तो इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सिल्क का आफ्टर चाइना। चाइना के पास सबसे ज़्यादा सिल्क हमारे यहाँ प्रोड्यूस होता है। सिल्क की चारों वैरायटी इंडिया में प्रोड्यूस होती हैं। ग्लोबल सिल्क प्रोडक्शन का 32% इंडिया में प्रोड्यूस होता है। इंडिया की जो सिल्क इंडस्ट्री है 75,000 करोड़ की, कितनी? 75,000 करोड़ की है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सिल्क समग्र स्कीम लॉन्च की जो कि एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सिल्क समग्र ये R&D सपोर्ट प्रोवाइड करती है सिल्क इंडस्ट्री को। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने वूल यानी जो ऊन होता है हमारा उसके लिए वूल प्रोसेसिंग स्कीम लॉन्च की है 2021-22 से लेकर 2025-26 के लिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की एक स्कीम है इंटीग्रेटेड वूल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसके लिए 5 वर्षों के लिए 126 करोड़ दिए गए हैं। कितने? 5 वर्षों के लिए 126 करोड़। तो ये सब कुछ था हमारा जो टेक्सटाइल सेक्टर के लिए किया गया पिछले 1 वर्ष में, और काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको मिल गए होंगे टेक्सटाइल के विषय में। अगर आपको लिखना आ जाएगा तो भी आप लिख सकते हैं, और फैक्चुअल डिटेल तो आपको मिल ही गई है। नेक्स्ट आर्टिकल है नागालैंड में। देखो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है ताकि बैम्बू और केन से रिलेटेड जो आर्टिजन्स हैं उनकी अप स्किलिंग की जा सके। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत नागालैंड में 4,000 आर्टिजन्स को ट्रेंड किया जाएगा हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में, ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट। देखिए राजीव चंद्रशेखर जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फॉर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, इन्होंने डिजिटल तरीके से एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है नागालैंड में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत, ताकि नागालैंड में रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग प्रोग्राम के तहत केन एंड बैम्बू आर्टिजन्स की अप स्किलिंग की जा सके। देखिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसके कई सारे कंपोनेंट हैं, उसमें से एक है RPL रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग। इसमें ऐसे लोगों की पहचान की जाती है जो पहले से थोड़ा सा स्किल्ड हैं, बस हार्नेसिंग करनी है उनको, मतलब शार्पनेस करनी है, नहीं कहते नहीं चाकू को धार देना, तो पहले से वो ट्रेंड है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा उनको और अच्छा कर देंगे तो जब वो 5,000 कमाते हैं तो वो 20,000 कमाने लगेंगे। तो ये रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का एक कंपोनेंट है, कई सारे कंपोनेंट हैं उसी में से एक है। इसके तहत नागालैंड में 4,000 क्राफ्टमैन को ट्रेंड किया जाएगा, उनकी अप स्किलिंग की जाएगी ताकि वो केन और बैम्बू से रिलेटेड
जो प्रोडक्ट हैं उनको अच्छी मात्रा में बेहतर क्वालिटी के साथ बना सकें। और बेहतर क्वालिटी कैसे इंश्योर की जाएगी? नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के तहत। नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए बनाया गया है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसमें जो नोडल एजेंसी है वो है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के तहत आती है और कोई भी काम हो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत इसको ही इम्प्लीमेंट करना होता है। तो नागालैंड में जो ये लॉन्च किया गया है हमारा पायलट प्रोजेक्ट, इसको भी इम्प्लीमेंट करने का काम आपका नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ही करेगा और ये जो प्रोजेक्ट है इसको मॉनिटर भी यही करेगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में लॉन्च की गई मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप द्वारा। पर्पस क्या था? इंडिया के जो यूथ हैं उनको मोबिलाइज करना और उनकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना बाय स्किलिंग एंड ट्रेनिंग, यानी स्किल और ट्रेनिंग देके उनकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 1.0 जब लॉन्च की गई तो 24 लाख का टारगेट रखा गया कि 24 लाख लोगों को ट्रेंड किया जाएगा, लेकिन 19 लाख लोग ही ट्रेंड हुए। और ये भले ही ये सक्सेस लिखा हो, लेकिन मेरे ख्याल से सक्सेस नहीं, क्योंकि आपको पता ही है इंडिया में सर्टिफिकेट किस हिसाब से थोक के भाव बेचे जाते हैं। 3-3 हज़ार रुपये देख के प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत सर्टिफिकेट दे दिए गए और वो लोग ट्रेंड भी नहीं हुए, याद रखिएगा। फिर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2.0 भी लॉन्च हो गई 2016 से 2020 तक के लिए। जो फेज 2 था प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का, इसका टारगेट था 1 करोड़ लोगों को ट्रेंड करना, 10 मिलियन 1 करोड़ लोगों को ट्रेंड करना। और ये 12,000 करोड़ रुपए का आउटले था किसके लिए? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना फेज 2 के लिए। अब फेज 3 लॉन्च कर दिया गया है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का। इसमें 300 स्किल कोर्सेज अवेलेबल किए गए हैं और 8 लाख कैंडिडेट को ट्रेनिंग दी जाएगी ओवर द टाइम, यानी 1 साल की बात की जाए तो 1 साल के लिए 950 करोड़ जो है एलोकेट किए गए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत। तो ये लास्ट वाली जो वैल्यू है 950 करोड़ के आसपास, वो याद रखिए 949 करोड़ है एग्जैक्ट की बात करें तो, इतना बस याद रखिए, इससे ज़्यादा नहीं। और कितने लोग? 8 लाख लोग ट्रेंड किए जाएंगे। 300 स्किल कोर्स लॉन्च किए गए हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना फेज 3 के तहत। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा 10वीं इंस्टॉलमेंट रिलीज कर दी गई है पीएम किसान सम्मान निधि की 1 जनवरी को। पीएम किसान सम्मान निधि बाद में पढ़ेंगे, पहले हम देख लेते हैं जो हमारे फार्मर्स हैं उनको ग्रास रूट लेवल पर एम्पावर करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा 10वीं इंस्टॉलमेंट रिलीज कर दी गई है। ये पीएम किसान सम्मान निधि के तहत फिनेंशियल बेनिफिट प्रोवाइड करेगी किसको? फार्मर्स को। तो 20,000 करोड़ रुपए 10 करोड़ फार्मर्स को रिलीज किए गए हैं, हर फार्मर पे 2,000 रुपए। देखिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत पर ईयर पर फार्मर 6,000 रुपीज़ दिए जाते हैं। 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट दी जाती हैं हर 4 महीने पर। तो 2,000 रुपये की इंस्टॉलमेंट होती है, 2,000 प्लस 2,000 प्लस 2,000, तो 6,000 हो जाते हैं पूरे साल में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत। 1.6 लाख करोड़ जो है अभी तक ट्रांसफ़र किया जा चुका है फार्मर्स और उनकी फैमिली में। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इक्विटी ग्रांट भी रिलीज करेंगे 14 करोड़ रुपए से ज़्यादा, जो कि होगी 351 फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 14 करोड़ रुपए इक्विटी ग्रांट होगा 351 एफपीओ के लिए। ये जो 351 एफपीओ के लिए लॉन्च की जा रही है इक्विटी ग्रांट 14 करोड़, ये 1.25 लाख फार्मर्स को फायदा पहुंचाएगी। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर द्वारा 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लॉन्च की गई, लेकिन इसकी पहली इंस्टॉलमेंट दी गई थी दिसंबर 2018 के लिए। क्यों? क्योंकि इलेक्शन आने वाले थे और मोदी गवर्नमेंट ने सोचा कि इलेक्शन कंडक्ट होने से पहले 2 इंस्टॉलमेंट पहुंच जाए फार्मर्स के खातों में। तो पहले ये स्कीम स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए थी, बाद में जून के आसपास ये सभी के लिए ओपन कर दी गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि वेस्ट बंगाल इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, 100% सेंट्रल गवर्नमेंट इसको बेयर करती है सारा खर्चा। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा 6,000 रुपये पर ईयर 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में भेजे जाते हैं फार्मर्स के बैंक अकाउंट में डायरेक्टली। तो अगर एक बार फार्मर से रुपये लेना तो भले ले लो, बाद में आप ले नहीं पाओगे। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। सिनकैन द्वारा संकल्प स्मारक देश को समर्पित कर दिया गया। पहली बात तो सिनकैन क्या है ये देख लीजिए। इंडिया में एक ही थिएटर लेवल कमांड है जहाँ पर तीनों सेनाओं का मुख्यालय, सिनकैन कहते हैं उसको। उसके कमांडर इन चीफ अंडमान एंड निकोबार कमांड, इसको कहते हैं सिनकैन। वो कौन है? अजय सिंह जी द्वारा संकल्प स्मारक देश को समर्पित कर दिया गया है। संकल्प स्मारक क्या है? देखिए, इंडियन नेशनल आर्मी जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई की थी, ठीक है, सिर्फ उसको समर्पित नहीं है ये स्मारक, संकल्प स्मारक, बल्कि नेताजी की वैल्यूज़ को भी समर्पित है। नेताजी की वैल्यूज़ थी
निष्ठा, कर्तव्य और बलिदान, यानी कमिटमेंट, ड्यूटी एंड सेक्रीफाइस। तो संकल्प स्मारक आप यहाँ देख सकते हैं, 19 दिसंबर 1943 यहाँ पे डेट पड़ी है। क्यों? क्योंकि नेताजी इस दिन जो है यहाँ पहुँचे थे। और निष्ठा, कर्तव्य, बलिदान लिखा हुआ है यहाँ पे। ये है संकल्प स्मारक, अंडमान निकोबार में स्टैब्लिश किया गया। 30 दिसंबर 1943 अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में। क्यों? क्योंकि इंडिया की सॉइल पर, इंडिया की धरती पर पहली बार इंडिया का नेशनल फ्लैग क्या फहराया गया था पोर्ट ब्लेयर में। वरना लाहौर में तो इससे पहले फहराया गया, लेकिन लाहौर कहाँ है? पाकिस्तान में है। नेताजी अंग्रेजों के चंगुल से निकल भागे थे कोलकाता से, कब? 16 जनवरी 1941। फिर यहाँ से ये जर्मनी गए, जर्मनी से जापान गए, फिर सिंगापुर आए, बहुत जगह गए, और अंततः 19 दिसंबर 1943 को ये पोर्ट ब्लेयर पहुंचे 3 वर्षों बाद, और 11:30 बजे इन्होंने नेशनल फ्लैग फहराया है अगले दिन। तो ये देख लीजिए आप, अंडमान निकोबार आइलैंड इंडिया की पहली लिबरेटेड टेरिटरी थी, यानी आज़ाद भारत। भारत में अगर आज़ाद कोई क्षेत्र था आज़ादी से पहले, वो थी अंडमान निकोबार, ये याद रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस जी ऐसे ही नहीं फेमस हैं। इस बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि जो 23 जनवरी होता है उसको अब कहा जाएगा क्या? पराक्रम दिवस, याद रखिएगा। तो सुभाष चंद्र बोस जी 2 बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे। 1938 में रहे हरिपुरा में, 1939 में रहे त्रिपुरी में। तो त्रिपुरी में जब ये अधिवेशन हो रहा था तो पट्टाभी सीतारमैया, महात्मा गांधी जी नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस जी बने, तो पट्टाभी सीतारमैया जी बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस के वो बन गए थे अध्यक्ष, और इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस छोड़ दी थी। जो हमारे बोस जी हैं, सुभाष चंद्र बाबू जी, उनकी एक बुक है द इंडियन स्ट्रगल, जिसको बैन कर दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा। बोस इनकी जो है डेथ हो गई थी 18 अगस्त 1945 ताइवान में एक प्लेन क्रैश में, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, इससे पहले 2 रिपोर्ट आई, एक फिगेस रिपोर्ट 1946 में, शाहनवाज कमेटी की रिपोर्ट 1956 में, और दोनों ने यही कहा कि हाँ प्लेन क्रैश में ताइवान मार दिए गए ताइवान में। और खास बात क्या है, गवर्नमेंट ने इसको तो एक्सेप्ट कर लिया, जिसने बोला मार दिए गए, लेकिन बाद में मुखर्जी कमीशन बना 2005 में, उसने कहा कोई एविडेंस नहीं है कि बोस बाबू इसमें मारे गए, तो गवर्नमेंट ने इसको रिजेक्ट कर दिया। मतलब कांग्रेस के ऊपर उंगली लोग उठाएं तो क्यों ना उठाएं। चलिए देखते हैं। अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग द्वारा इनोवेशन फॉर यू द इंडिजिनस टिंकर्स, ये जो है एडिशन रिलीज किया गया है, सेकंड एडिशन है। अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग द्वारा सेकंड एडिशन रिलीज किया गया है इनोवेशन फॉर यू सीरीज का। इसमें क्या होता है, मोटा मोटा समझ लीजिए, पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। अटल टिंकरिंग लैब, ये अटल इनोवेशन मिशन का पार्ट है। हर वर्ष एक इनोवेशन चैलेंज हैकाथॉन रन किया जाता है। जब पहला एडिशन आया इनोवेशन फॉर यू का, तो हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड हैकाथॉन रिलीज किया गया। इसमें हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड कई सारी टेक्नोलॉजीज फीचर की गई, लगभग 41 के आसपास। बाद में इस बार जो हमारा ये वाला था आपका इनोवेशन फॉर यू, जो सेकंड एडिशन था, वो एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर से रिलेटेड है, और इसमें 70 एडटेक स्टार्टअप्स ने जो है अपने सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए। तो पहला किससे था इनोवेशन फॉर यू सीरीज में? हेल्थ सेक्टर से। दूसरा किससे है? एग्रीकल्चर सेक्टर से। तो बस आप इतना ही याद रखिएगा। यहाँ पे देख लीजिए, फर्स्ट एडिशन हेल्थ केयर से रिलेटेड था और सेकंड है एग्रीकल्चर से। अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग, इन्होंने एक बुक रिलीज की है, डीजी बुक नाम है इनोवेशंस फॉर यू, अक्टूबर 2021 में। ये हेल्थ केयर से रिलेटेड थी डीजी बुक। इसमें 40 से अधिक स्टार्टअप दिखाए गए हेल्थ केयर सेक्टर से रिलेटेड थे, और इस बार 70 से अधिक स्टार्टअप दिखाए जाएंगे जो एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड होंगे। लास्ट आर्टिकल है, बिजली उत्सव मनाया गया है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन द्वारा वाराणसी में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत। आज़ादी की 75वीं सालगिरह मना रहे हैं लोग 2022 में, उसी के तहत आरईसी लिमिटेड द्वारा बिजली उत्सव मनाया गया है वाराणसी के करसदा सब स्टेशन पर। देखिए, सौभाग्य योजना के तहत जो बेनिफिशरीज हैं उनको भी कनेक्शन प्रोवाइड किए गए, और इसी उपलक्ष्य में बिजली उत्सव मनाया गया है। आरईसी लिमिटेड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, ये नवरत्न कंपनी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड है। 1969 में इसकी स्थापना हुई आरईसी की। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, यानी प्रधानमंत्री सौभाग्य स्कीम 2017 में लॉन्च की थी। टारगेट था कि 31 मार्च 2019 तक सभी को इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोवाइड करना, यानी 100% इलेक्ट्रिफिकेशन, लेकिन ये लैप्स कर गई, अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाई। तो पहले टारगेट था कि दिसंबर 2018 तक सबको बिजली प्रोवाइड कर दी जाए, फिर 31 मार्च 2019 तक। तो देखते हैं क्या होता है प्रधानमंत्री सौभाग्य स्कीम का। तो पहला वाला टारगेट मिस हो गया था, दूसरा वाला भी मिस हो गया था। तो प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना याद रखिएगा। ये बस इतने ही आर्टिकल थे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।